Assalamu alaikum, dear students of 10th class. This is your physics class and I am your instructor Priya Faisal. Beta, we have been dealing with the wave motion now. अब हम वेव मोशन में थोड़ी सी नॉलेज की मेच्योरिटी ले चुके हैं क्योंकि हमने वेव इक्वेशन कल ड्राइव की थी v इक्वल टू एफ लैम्डा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक इक्वेशन है। अब आ जाएं ज़रा आज के टॉपिक की तरफ, जो है रिपल टैंक। जी, इसका पर्पस क्या है? ये एक डिवाइस है। इस डिवाइस ने क्या करना है, हमारे लिए वेव्स की नेचर को, वाटर वेव्स की जो नेचर है उसको स्टडी करती है। अब आप सोच सकेंगे वाटर वेव्स की नेचर का मतलब, देखें वेव्स हैं अगर, तो वो 3 मैकेनिकल फिनोमिनाज मस्ट शो करेंगी। कोई भी वेव हो, वो 3 मैकेनिकल फिनोमिनाज मस्ट एग्जिबिट करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल रिफ्लेक्शन का मीनिंग होता है कि बाउंस बैक, टकरा के किसी मीडियम के साथ, किसी बाउंड्री के साथ कोई चीज़ वापस आती है, हम कहते हैं रिफ्लेक्ट बैक। ऐसे ही है ना। दूसरा इम्पॉर्टेंट फिनोमेना जो वेव्स शो करती हैं वो होती है रिफ्रैक्शन का मतलब होता है मीडियम की बाउंड्री को काट के अगले मीडियम में एंटर हो जाना। दिस इज़ व्हाट वी कॉल एज रिफ्रैक्शन। पलट के वापस आना रिफ्लेक्शन, और दोबारा अगले मीडियम में चले जाना, क्रॉस करके मीडियम बाउंड्री को अगले मीडियम में चले जाना, वो होती है रिफ्रैक्शन। और एक और फिनोमेना होता है, वो ये होता है बेंडिंग। अब ये बेंडिंग का मतलब ये है कि अगर वेव्स के रास्ते में आप कोई ऑब्स्टेकल रख देते हैं, कोई रुकावट रख देते हैं, तो वो उसके एजिस से क्या होती है, उसके एजिस से बेंट हो जाती है। बेंट होकर क्रॉस करने की कोशिश करती है, देन इट विल बेंट बाय। बहुत सारी नेचुरल वेव्स ऐसी होती हैं वाटर वेव्स के अलावा जो ये फिनोमिनाज जो हैं एग्जिबिट करती हैं। अब हमारी रेंज है, सबसे ज़्यादा वेव्स को अगर हमने समझना है तो हमारी सबसे ज़्यादा कॉमन रेंज है वाटर वेव्स को समझ लें, तो वेव्स की नेचर को हम ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। यही वजह है कि रिपल टैंक जो है एक ऐसी डिवाइस बनाई गई है जो कि वेव्स की नेचर को अच्छे तरीके से समझती है। इसके कंस्ट्रक्शन को अच्छे तरीके से समझ लें। बहुत से बच्चों को बहुत देर तक इसकी कंस्ट्रक्शन की समझ ही नहीं आती, जिसकी वजह से वो कंफ्यूज होते रहते हैं व्हाट इज़ गोइंग ऑन। जी, ये आपको जो ट्रे नज़र आ रहा है, बड़ा सा रेक्टेंगुलर ट्रे, इट इज़ अ ग्लास ट्रे। इसकी बेस जो है वो ग्लास की बनी हुई है, और ये आपको टेबल पे पड़ा हुआ नज़र आ रहा है, किसी टेबल के ऊपर। टेबल सरफेस ये नीचे जो है, ये टेबल की सरफेस है जो इसके नीचे है। क्या आपको इसके ऊपर पड़ा हुआ नज़र आ रहा है? हाँ जी, इसके ऊपर पड़ा हुआ है, लेकिन बेस जो है वो ग्लास की है। आप समझ लें कि जिस टेबल के ऊपर हमने इसको रखा हुआ है, वो टेबल जो है उससे भी ऊपर तकरीबन 1/2 मीटर के फासले के ऊपर ये ट्रे रखी जाती है। मतलब उसके बेसन के साथ इसको जॉइन हम नहीं करते, बेस ऑफ द टेबल के साथ इसकी बेस को, ट्रे की बेस को हम जॉइन नहीं करते, बल्कि उसको आधा मीटर ऊपर रखते हैं। ये ड्राइव फिगर में आपको ऐसे लग रहा है कि जैसे इसके ऊपर ही बिल्कुल स्लिंग दबे साथ ही चिपकी हुई है, ऐसे होता नहीं। ठीक है, बेस ग्लास की होती है ट्रे की, और इसमें जो आपको वुड की ये प्लैंक नज़र आ रहा है, दैट इज़ बेसिकली अ वाइब्रेटर। इसके ऊपर मोटर सी आपको लगी हुई नज़र आ रही होगी। ये वाइब्रेशन देती है इस वुडन प्लैंक को, तो ये एक वाइब्रेटर बन जाता है। ट्रे में जब पानी भरेंगे उसमें बिल्कुल इसको सबमर्ज करते हैं, डिप नहीं करते, डबो नहीं देते, बल्कि उसकी सरफेस के साथ इस वाइब्रेटर को इस तरह एडजस्ट करते हैं वुडन प्लैंक को कि वो सरफेस के ऊपर है। वुडन प्लैंक इसीलिए, आपको पता है, वुड फ्लोट्स ओवर द वाटर, तो ये सरफेस पे अपनी जगह को मेंटेन करती है, लेकिन अपनी जगह पे पड़े पड़े वाइब्रेट होती रहती है। और आप पढ़ चुके हैं कि ऑसिलेटिंग या वाइब्रेटिंग बॉडी जो है वो वेव्स प्रोड्यूस करती है। ठीक है, वेव्स इस तरीके से जनरेट होती हैं और वो प्रोपगेट करती हैं इस ग्लास ट्रे में। और ये जो नीचे आपको सरफेस के नीचे नज़र आ रहा है, दैट इज़ स्क्रीन। इस स्क्रीन के ऊपर हमें वो वेव्स इस तरह की नज़र आती हैं, यानी जो ब्लू पार्ट है दैट इज़ बेसिकली शोइंग आप समझ लें क्रस्ट ऑफ द वेव्स, और जो वाइट पार्ट है दैट इज़ शोइंग द ट्रफ ऑफ द वेव्स। ठीक है। अच्छा, ये जो आपको पावर सप्लाई नज़र आ रही है बेसिकली इस मोटर को चलाने के लिए है, यानी वाइब्रेटर को चलाने के लिए। और इस सारी अरेंजमेंट के ऊपर ये लाइट लैंप लगाया जाता है ताकि स्क्रीन पे जो इमेज है वो ज़्यादा विजिबल और क्लियर, डिस्टिंग्विश्ड हो और रिजॉल्व्ड हो, क्लियरली हमें वेव्स को समझने का मौका मिले। दिस इज़ कंस्ट्रक्शन ऑफ द रिपल टैंक। और ये आज आपका काम, सिर्फ ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसके बड़े ज़्यादा मीनिंग्स हैं। आपने क्या करना है, इसको
यहाँ से यहाँ तक लर्न करना है विद द हेडिंग्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। बड़ी कंस्ट्रक्शन देनी है या अपरेटस अरेंजमेंट की हेडिंग दें और आपने ये सारा लर्न करना है इसमें, और साथ ये वाली डायग्राम बनानी है और ये डायग्राम ड्रॉ करने की पूरी कोशिश करें। ठीक है, स्क्रीन तक। और ये इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इट इज़ वेरी सिंपल टू मेक ऑन। कोशिश कर लें कि ये क्लियरली बने आपसे डायग्राम, और इसके साथ ये दोनों डायग्राम आपने कंस्ट्रक्शन के साथ ऐड करनी है। लेकिन इतनी सी डायरी नहीं, आपने MCQs भी करने हैं आज। आई हैव प्रिपेयर्ड द MCQs फॉर यू, ताकि हमारे पास टाइम सेविंग एक्सरसाइज हमारी इसके बाद ज़रा जल्दी हो जाए। जी, लेट अस स्टार्ट द MCQs नाउ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन? इनमें से सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जाम्पल कौन सी है? सिंपल पेंडुलम, ज़ाहिर बात है वही आप पढ़ चुके हैं। मोशन ऑफ अ सीलिंग फैन, अ स्पिनिंग ऑफ द अर्थ, और बाउंसिंग बॉल ऑन द फ्लोर। बाउंसिंग बॉल ऑफ द फ्लोर तो कभी भी इसकी एग्जाम्पल नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि हम समझते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में रिपीट होती है अलॉन्ग द सेम लाइन मोशन, ऐसे ही है ना, तो यही दैट इज़ अ मोस्ट सूटेबल चॉइस। If the mass of the boom of a pendulum is increased by a factor of 3, फैक्टर ऑफ 3 का मतलब है 3 टाइम्स हमने मैस को इंक्रीज कर दिया, तो टाइम पीरियड पे क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि टाइम पीरियड के फार्मूला में, पेंडुलम के टाइम पीरियड के फार्मूला में मैस है ही नहीं, तो मैस पे कैसे टाइम पीरियड का फ़र्क पड़ेगा? सो हम कहते हैं रिमेन्स द सेम। Which of the following devices can be used to produce the both transverse and longitudinal waves? इनमें से both transverse और longitudinal waves किस में प्रोड्यूस होती हैं? रिपल टैंक में तो ट्रांसवर्स वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, वाटर वेव्स ट्रांसवर्स वेव ही होती है ना। ट्यूनिक फोक जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स प्रोड्यूस करता है। हेलिकल स्प्रिंग और स्लिंकी डज प्रोड्यूस, इसमें एबिलिटी है दोनों वेव्स प्रोड्यूस करने की। और जो स्ट्रिंग है दैट ओनली प्रोपागेट्स आ, इसको जब आप जर्क करते हैं स्प्रिंग को, तो इट ओनली प्रोपागेट्स अ ट्रांसवर्स वेव, और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इससे प्रोड्यूस नहीं होती। वेव्स ट्रांसफ़र एनर्जी, ये भी हम पढ़ चुके हैं। इनमें से बाकी किसी पैरामीटर को ट्रांसफ़र तो वेव नहीं ना करती, वो तो उसके अपने पैरामीटर्स होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ द एनर्जी ट्रांसफ़र? वेव मोशन। इन द वैक्यूम ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव द सेम स्पीड। ये चीज़ आपके पिछले टेक्स्ट में नहीं थी, लेकिन ये आपको सीखनी, लर्न करनी पड़ेगी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं उनकी स्पीड कॉन्स्टेंट रहती है व्हेन दे आर मूविंग थ्रू द वैक्यूम। अ लार्ज ट्रिपल टैंक हैज़ द वाइब्रेटर वर्किंग, ऐसे फ्रीक्वेंसी दी हुई है, देखें इसमें वेव्स दी हुई हैं और डिस्टेंस दिया हुआ है। गौर करें लेमडा गिवन नहीं है, तो आप लेमडा स्पेकुलेट कर लें, यानी टोटल स्पेस 50 सेंटीमीटर की है और उसमें से 25 वेव्स गुजर रही हैं, तो लेमडा हो जाएगा 2 सेंटीमीटर्स। ठीक है, अब इसकी वैल्यू जब आप प्लेस करेंगे यू विल गेट द आंसर एज 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेव इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ अदर? क्या चीज़ डिपेंड नहीं करती? आपने ये तीनों का रिलेशन तो आपस में पढ़ा है, वेव इक्वेशन और एम्पलीट्यूड वाज नॉट अमंग देम। द रिलेशनशिप बिटवीन वी एफ एंड लैम्डा, दैट इज वेव इक्वेशन, वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, दैट इज इट। ठीक है, वी आर डन विद द MCQs एज वेल। सिर्फ ये भी नहीं, आपने रिव्यू क्वेश्चंस भी सारे करने हैं। रिव्यू क्वेश्चंस जो हैं आपने सिर्फ इसमें से जो आप समझ लें कि सारे ही कर लिए हुए हैं, एक्सेप्ट 1 और 2 ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके टेक्स्ट के अंदर नहीं हैं, वो हम कल डिटेल में डिस्कस करते हैं। लेकिन जो टेक्स्ट के अंदर है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये आज के रिपल टैंक के लर्निंग के साथ आपने इनको रिकॉल करना है, क्योंकि जब मैं आइंदा टेस्ट लूँगी तो उसके अंदर मैंने ये इंक्लूड कर देना है। मैं चाहती हूँ आपकी लर्निंग जो है वो साइड बाय साइड होती रहे। व्हाट इज़ सिंपल हार्मोनिक मोशन, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस, ये हम पढ़ चुके हैं। ये फीचर्स हैं, कंडीशंस और फीचर में फ़र्क होता है। कंडीशन का मतलब ये वाली नेसेसरी कंडीशन है जी, क्या बोला, ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव एक्स, ठीक है, और एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर और द मेन पोजीशन, ठीक है, ये कंडीशन है। थिंक ऑफ द सेवरल एग्जांपल्स, आप पढ़ चुके हैं, 3 तो आप अपनी बुक में पढ़ चुके हैं। उसके अलावा सीसॉ इज़ एन एग्जांपल ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, एटसेट्रा। और भी ज़्यादा एग्जांपल जो हैं वो आपने खुद सर्च आउट करनी है। व्हाट आर द डैम्प्ड ऑसिलेशंस, हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। हाउ कैन यू डिफाइन द टर्म वेव, एलेबोरेट, वेव की डेफिनेशन है, एलेबोरेट द डिफरेंस बिटवीन द मैकेनिकल एंड द इलेक्ट्रॉनिक वेव्स, इनकी डेफिनेशन लिखनी है और एक एक एग्जांपल देनी है। और ये डिफरेंस कॉलम की फॉर्म में, पैराग्राफ की फॉर्म में नहीं, एक तरफ मैकेनिकल वेव्स और दूसरी तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। डिस्टिंग्विश बिटवीन द लॉन्गिट्यूडनल एंड द ट्रांसवर्स वेव विद द, ये भी लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव में सूटेबल एग्जांपल्स का मतलब है कॉलम बनाए। वेवलेंथ की डेफिनेशन दोनों के लिए डिफरेंट होती है, ठीक है, एक वो
दे कंसिस्ट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कंसिस्ट ऑफ द कंप्रेशन एंड एयर फ्रैक्शंस, और ट्रांसवर्स वेव जो हैं वो कंसिस्ट ऑफ द क्रेसेंट ट्रफ, और एक एक उनकी डायग्राम। ये 3 डिफरेंस मैंने आपको बता दिए। ड्रा ट्रांसवर्स वेव विद एन एम्पलीट्यूड गिवन है और वेवलेंथ भी गिवन है। आपने ये ड्रॉ करनी है, तो ये मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, वेव अगर आप ड्रॉ करेंगे, मैंने आपको बताया था कि ये एम्पलीट्यूड होता है। उन्होंने क्या बोला, कितना है एम्पलीट्यूड, 2 सेंटीमीटर। यानी ये जो है टॉप बेस के साथ ये टॉप हिंट जो है ये कितने की होनी चाहिए, 2 सेंटीमीटर्स की। और ये जो डिस्टेंस है ये होना चाहिए 4 सेंटीमीटर्स का। आप खुद एक ऐसी वेव मुझे ड्रॉ करके दिखाएंगे। ये वेव इक्वेशन है जी 10.7, रिलेशनशिप बिटवीन द वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। आप डेरिवेशन कर चुके हैं रिसेंटली, यू आर डन विद दिस वन। ये करने की ज़रूरत आपको भी नहीं है फ़िलहाल, लर्न तो आपने करना ही है इसको। विदाउट द मैटर जस्टिफाई द रीज़न विद द हेल्प ऑफ द सिंपल एक्सपेरिमेंट। वेव्स आर द मीन्स ऑफ द एनर्जी विच आर, ये भी छोड़ दें, ठीक है, लीव दिस वन येट। कल के या परसों के लेक्चर में इसको मैं इंक्लूड करूँगी। आई विल प्रोवाइड यू विद द नेसेसरी नोट्स। एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ द वेव विद द रेफरेंस ऑफ, ये हमने रिपल टैंक में भी करना है, सो लीव इट एज वेल। डज द इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव आल्सो इंक्रीजेज इस वेवलेंथ, और इनका आपस में रिलेशन क्या। ये जो 3 क्वेश्चन हैं ये हमने भी इंक्लूड करने हैं। आपने 10.7 तक जितने रिव्यू क्वेश्चंस हैं यू आर आल्सो डन विद देम। एक दफ़ा उनको रिवाइज कर लें, ये चैप्टर ख़त्म होगा तो उसके बाद मैंने फ़ौरन आपका रिव्यू क्वेश्चंस का टेस्ट ले लेना, ठीक है। गुड लक फॉर योर लर्निंग्स।